Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, Richa. So, which chapter have you done in the class? Chemistry chapter. Which chapters have you already done? Please, any one of you, please stand up and tell me कौन से chapter आपने कर लिया है class में? Name of the chapter. First chapter, second chapter, some basic concepts of chemistry कर लिया है? Done? Yes, ma'am. Number of atom कितना किया है? नहीं पता. Quantum numbers कर लिए हैं? No, ma'am. No, ma'am. बोहर मॉडल तक कर लिया है? Yes, ma'am. ओके, बोहर मॉडल तक कर लिया है. मतलब बोहर मॉडल तक आपको आता होगा. इज इट? ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की है? यस मैम. खाना खा के आए हो तो आप जोर से यस मैम बोल सकते हो. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कर ली है? मतलब खाना नहीं खा के आए हो. मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ जितने भी मॉडल्स को हम फॉलो करते हैं, एटॉमिक मॉडल्स को या एटॉमिक थ्योरीज को. हर साइंटिस्ट ने मॉडल भी नहीं दिया, कुछ थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स दिए, किसी ने कुछ रिफ्लेक्ट किया कि एटम ऐसा दिखता है. तो आपके माइंड में वैसे क्या आता है कि एटम कैसा दिखता है? या सिर्फ आपको डेफिनेशंस पता है, या आपको पता है कि एटम कैसे दिखता है? Sir. Can you see the atom? Yes or no? No, ma'am, you cannot see atoms. क्या आपको एयर दिखती है? नो मैम, मैं दिख रही हूँ. अच्छा, मैं किस चीज से बनी हूँ? क्या मैं एटम से नहीं बनी, या तुम एटम से नहीं बने, या जो भी चीज आपके पास है क्या वो एटम से नहीं बनी? बोलो. सब कुछ एटम से बना है बेटा, लेकिन जो सिंगल एटम है दैट इज टू स्मॉल. हमारी विजिबिलिटी इतनी नहीं है हम उनको देख सकें. ठीक है, जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम नहीं देख सकते, लेकिन जो लिक्विड है, सॉलिड है, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स आपस में कंबाइंड हैं, इसीलिए हम उनको देख पाते हैं. जो बहुत छोटे एटम्स हैं एयर में, या छोटे पार्टिकल्स हैं, या माइक्रोब्स हैं, उनको हम नहीं देख पाते, लेकिन बना सब कुछ एटम से ही है. तो एटम के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि शुरू से सबको पता है कि एटम होते हैं, लेकिन किसी ने थ्योरेटिकली नहीं लिखा था. तो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें वो कहते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते. वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो लॉज को फॉलो करता है. ठीक है, लेकिन इनडिस्ट्रक्टिबल और नॉन क्लासिफेबल है कि उसको क्लासिफाई नहीं आप कर सकते फर्दर. लेकिन ये डिस्कार्ड हुई थ्योरी जब आपने सेकंड थॉमसन मॉडल पढ़ा. थॉमसन मॉडल आपने इसी चैप्टर में आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पढ़ा. डाल्टन के अकॉर्डिंग तो एटम एक डॉट की तरह था, लेकिन थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है उसमें वो स्फेरिकल है, और उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है. जस्ट लाइक प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल हम इसको बोलते हैं कि जैसे वाटरमेलन में जो रेड पोर्शन है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड जो उसके सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज इसमें एम्बेडेड है. और जितना पॉजिटिव उतना उसके पास नेगेटिव है, तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल है. तो थॉमसन का मॉडल वाज एप्रिशिएटेड कि हाँ ये सही है, बिल्कुल स्टेबिलिटी. किसी ने चैलेंज नहीं किया उसको, नोबेल प्राइज भी मिला उनको इसके लिए. कब तक? जब तक रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे. ठीक है, इन्होंने कोई मॉडल नहीं दिया, मगर इन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया, जो कि सबसे अभी तक की इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है न्यूक्लियस की. आपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा. गोल्ड फॉइल से आपने अल्फा रेज को स्ट्राइक करा के ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी रेज तो उसमें
स्ट्रेट अवे पास कर जाती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा एम्प्टी स्पेस जो है वो प्रेजेंट है एटम के अंदर। कुछ रेज जो हैं कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट करती हैं और कुछ रेज एकदम अपना पाथ रिट्रेस कर लेती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि सेंटर में ये पॉजिटिवली चार्ज छोटा सा डेंस न्यूक्लियस है जहां से रे पास नहीं कर सकती, मगर अल्फा रेज जो हम स्ट्राइक करा रहे हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसीलिए थोड़ा सा रिपेल करके ये सेम चार्जेस रिपेल करके थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये इतना डेंस है और सेंटर में है तो इसमें से यहाँ से रेज पास नहीं करती, अपना पाथ रिट्रेस कर लेती हैं। और यहाँ डिस्कवर हुआ था न्यूक्लियस जो बाकी के नेक्स्ट टू मॉडल्स में, बोहर मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो लास्ट वाला नया आप पढ़ते हो, बोहर तक आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होता है, जो नहीं पढ़ा होता है वो होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के बाद बाकी दोनों मॉडल्स में भी आपको मिली। तो अगर मुझे पिक्चराइज करना हो रदरफोर्ड मॉडल को, तो उन्होंने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उनको ये पता था कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पाथ नहीं पता था कि कैसे घूम रहा है। ठीक है, अब इतना इन्होंने बताया, लेकिन उस वक्त जो फिजिसिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने बोला कि देखो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, घूम रहा है ना, और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है रेगुलरली, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो इट शुड लूज एनर्जी, और अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ऐसे लूज करते 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 न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। अगर ऐसा होगा तो एटम खत्म, एटम खत्म तो मैटर खत्म, मैटर खत्म तो यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर रदरफोर्ड बस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि तो रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि एटम स्टेबल कैसे है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए थे। ठीक है, अदरवाइज उनका जो ये पिक्चर है काफी हद तक सही, उन्होंने जो भी बोला वो काफी हद तक सही था, लेकिन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैक्सवेल ने जो चैलेंज किया उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये एटम स्टेबल कैसे है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये थर्ड मॉडल में इसको हम पिक्चराइज ऐसे कर देते कि हाँ सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स इसमें अपनी रिवॉल्व करी जा रहे हैं। ठीक है, मगर कंप्लीट पिक्चर एक मॉडल नहीं दे पाए। देन इसके बाद आए बोहर मॉडल। आपने बोहर मॉडल का काफी डायग्राम्स अपने 9th क्लास में 10th क्लास में बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करके वैसे किया होगा। ठीक है, कैसे करते थे आप उसमें, आप कहते थे कि ठीक है सेंटर में न्यूक्लियस है और साइड में शेल्स हैं। अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, और अगर इन सारे एलिमेंट्स के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन एलिमेंट वन इलेक्ट्रॉन एक 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 करके इंक्रीज करता रहता है, उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, तो हर एक एलिमेंट के पास एक सक्सेसिव वाले के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है। तो टोटल 118 एलिमेंट्स को हम 7 शेल्स में फिल कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ऐसे करके कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, 7 शेल्स है ना, तो ये 2 8 8 18 18 32 32 लाइक दिस। ये 7 शेल्स में आपके टोटल आप ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऐड करोगे ये आपको 118 मिलेगा। आपने जो क्लास में पढ़ा होता है पहले, उसमें आपने क्या होता है कि अच्छा 2 इसमें फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें कर दिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें कर दिए, यहां तक किया होता है आपने 2 8 8।
आपको 20 तक एटॉमिक नंबर्स बताए जाते हैं तो वहां तक करते हो, मगर हम इसके आगे स्टडी करेंगे और हम शेल्स को फर्दर डिवीजन देंगे कि शेल के बाद क्या सिंपल शेल है या उसके अंदर भी कुछ और होता है। लाइक अगर आप बोलो कि हाँ चंडीगढ़ सिटी में रहते हैं, तो चंडीगढ़ सिटी में सिर्फ ये नहीं कि आप पूरे लोकेशन पता चल गई कि चंडीगढ़ में कहाँ, आपको फर्दर बताना पड़ता है कौन से सेक्टर में है, आपको फर्दर बताना पड़ता है सेक्टर में A B C D कौन से वाले सेक्शन में, आपको फर्दर बताना पड़ता है हाउस नंबर। तो जैसे एक सिटी में फर्दर सेक्टर्स, उसके सेक्शंस, उसमें हाउस नंबर, वैसे ही शेल के अंदर भी है। शेल के अंदर हम पढ़ेंगे कि सब शेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को हमने सिर्फ एक सिटी के फॉर्म में बताया था कि इधर इस वाली शेल में है। हम जो लेटेस्ट मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे उसमें हम फर्दर बताएंगे कि हाँ जी कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जिनको हम क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो गेटिंग बैक टू द स्लाइड अगेन, बोहर मॉडल में क्या किया हमने, सेंटर में न्यूक्लियस एंड साइड में शेल्स। अब इन्होंने कैसे बताया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, मैंने कहा कि रादरफोर्ड कुड नॉट टेल, रादरफोर्ड सेड कि ठीक है इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन मैक्सवेल ने जो बोला उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो बोहर सेड फाइन ठीक है सेंटर में न्यूक्लियस है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स्ड शेल में या फिक्स्ड ऑर्बिट में, या इसको हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, ये फिक्स्ड ऑर्बिट में अपने जगह पर घूमता रहता है। जैसे कि सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है, हर प्लेनेट अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है, ऐसे तो टकरा नहीं रहे ना एक दूसरे से या टूवर्ड सन तो नहीं गिर रहे हैं ना। सिमिलर वे में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है जितना वो, क्योंकि अब देखो अपना जो सोलर सिस्टम है और ये एटम है इसमें सिमिलैरिटी हो गई कि वो ऐसे घूम रहा है, लेकिन एक डिफरेंस भी है कि प्लैनेट्स या सन कोई चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है, लेकिन यहाँ हम चार्ज्ड पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो इस हिसाब से इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करना चाहिए और न्यूक्लियस को टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स न्यूक्लियस जाना चाहिए, वही प्रॉब्लम रादरफोर्ड वाली। तो ये कहते हैं कि देखो अट्रैक्शन रिपल्शन होती है, अब यहाँ पर और भी इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन होगी, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगी, लेकिन जितनी इसकी अट्रैक्टिव फोर्स है टुवर्ड्स न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, उतनी ही इसकी रिपल्सिव फोर्स भी है बाहर को विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जितना दाम अंदर को लग रहा है उतना ही बाहर को ओवरऑल कैंसिल आउट, तो वो अपने रास्ते पे बस घूमता रहेगा, ना अंदर को गिरेगा ना बाहर को गिरेगा। तो बोहर ने इस तरह से एक्सप्लेन किया अपना मॉडल और रदरफोर्ड को डिफेंड किया। बस अपने उन्होंने डिस्कवरी रदरफोर्ड की थी, सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन का होना, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बहुत सारे फॉर्मूलाज उन्होंने बनाए जिसमें आप पढ़ते हो कि वो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे, एक शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में जाएगा फिर फॉल बैक करेगा। ठीक है, उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ा, उन्होंने इसका रेडियस, इसकी वेलोसिटी, इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसकी आयनाइजेशन सब कुछ बता दी। बोहर ने हर फॉर्मूले पे काम किया, हर चीज को डिफाइन करने की कोशिश की कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है किसी भी एटम में, किसी शेल में है जहां वो ऑलरेडी है ग्राउंड स्टेट, जहां वो जंप करके जा रहा है एक्साइटेड स्टेट, लेकिन जंप करोगे हमेशा हवा में थोड़े ना करोगे, यू फॉल बैक। तो वैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो जंप करेगा, जंप करके फॉल बैक करेगा, चेंज इन एनर्जी होगी, उस एनर्जी को कैलकुलेट करना वो सब बोहर ने किया। ठीक है, लेकिन इस टाइम तक जब बोहर का मॉडल बना दो तरह के नेचर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर हो गए थे, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है
वेव नेचर। ठीक है, अब क्या फर्क है इनमें, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर में? पार्टिकल क्या होता है, जैसे हम मैटर की बात बोलते हैं कि हाँ विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, वैसे ही आप भी एक पार्टिकल हो। If you are sitting on your chair right now, somebody else cannot come and sit on the same place, right? क्योंकि आप वहां बैठे हो, आपने वो जगह ऑक्यूपाई की है, कोई और पार्टिकल आके सेम जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, राइट? क्या मैं इनसे कुछ पूछ रही हूँ? आवाज आ रही है बेटे आपको मेरी क्लियर? कोई साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू हियर मी क्लियरली। ठीक, ठीक है बेटे। तो पार्टिकल नेचर क्या है कि आप जहां पर हो, आपने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे कोई और चीज वहां पर आके नहीं बैठ सकते, कोई भी और नहीं आके बैठ सकता, क्योंकि उसको भी वैसा स्पेस चाहिए पर वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ये हुआ पार्टिकल नेचर। लेकिन वेव नेचर क्या है? इट इज काइंड ऑफ भूतिया नेचर, कि आप जहां बैठे हो, फिल्मों में देखा ना, भूत आके घुस जाता है, सेम प्लेस पे वो बैठ सकता है, आपके अंदर घुस सकता है, दैट इज ओवरलैपिंग। अ पर्सन, टू पर्सन्स कैन नॉट ओवरलैप, लेकिन वेव नेचर इज काइंड ऑफ अ भूतिया नेचर वेयर भूत कैन कम एंड ओवरलैप, होप इट डजंट। मगर ऐसा ये हुआ ओवरलैपिंग नेचर हुआ वेव। ठीक है, जैसे आप वेव्स बनाते हो, तो वेव्स कैसे बनाते हो? ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको जोड़ के एक बड़ी वेव बना सकते हैं, क्योंकि ये जुड़ सकती हैं, ये ओवरलैप हो सकती हैं। ये है वेव नेचर। ठीक है, जुड़ भी सकते हैं अगर सेम फेज में है, और कैंसिल आउट भी हो सकती है अगर डिफरेंट फेज में है, लाइक दिस। और अगर दूसरा आपका उल्टा फेज में है, तो इनको अगर ज्वाइन करेंगे दिल कैंसिल आउट। तो इसको बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एंड जहां पर एडिशन हो रहा है, एडिटिव इफेक्ट वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं, ऐड हो जा रही हैं चीजें। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, या फिर सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है वेव कैसे बिहेव करती है। ठीक है, कैसे बिहेव करती है? इन शॉर्ट वो ओवरलैप कर जाती है। तो हमारे काम की चीज इस वक्त ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर शो करता है। इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है, दोनों है, ऐसा नहीं है कि हाँ भी वो पार्टिकल नहीं है वेव है, वो दोनों नेचर एग्जिबिट करता है। देखो, जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं, हम खाते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम घूमते भी हैं, वैसे ही अब अगर आप घूमते हो इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप पढ़ते नहीं हो, आप दोनों काम कर सकते हो। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी दोनों काम करता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। कुछ प्रॉपर्टीज उसकी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती है कि हाँ ऐसा पार्टिकल करता होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज उसकी वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगी कि ऐसी वेव। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऐसे सिंगल नहीं है, दोनों बिहेवियर है। ठीक है, जो अगर उसको कंप्लीटली हमने एक्सप्लेन करना हो। लेकिन पहले फोकस सिर्फ पार्टिकल नेचर पे था, बोहर तक। तो बोहर ने जो कहा, जो बताया, ठीक था, लेकिन पार्टिकल्स के लिए, वेव के लिए नहीं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फिर इस मॉडल में आई, जिसको हम स्टडी करते हैं अंडर द लास्ट मॉडल, विच इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, लास्ट अभी तक का है, जरूरी नहीं है, आप में से कोई हो सकता है इसको कल को चैलेंज करे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। देन यू नीड टू गिव सम प्रूफ्स। जैसे मैक्सवेल ने बोला था कि हाँ मेरी थ्योरी तो ऐसा कहती है, तुम बताओ कि तुम्हारी थ्योरी कैसे सही है। तो वैसे ही कल को कोई इसको भी चैलेंज करेगा, तो आने वाली जनरेशन को एक और मॉडल मिल जाएगा और सिलेबस बढ़ जाएगा। ठीक है, पर अभी हम करते हैं क्वांटम मैकेनिकल
मॉडल। ठीक है, तो पहली बात ये चैलेंज किसने किया, जैसे मैंने बोला कि रदरफोर्ड को तो मैक्सवेल ने चैलेंज किया, तो बोहर को किसने किया, तो बोहर के लिए दो साइंटिस्ट हैं, एक था डी ब्रॉगली और दूसरा था हिगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली की डुअल नेचर इन्होंने बताया था, डुअल बिहेवियर, और हिगनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। अब पहले तो इनकी बात समझते हैं कि क्या बोला था, फिर फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे फॉर्मूला पे। डी ब्रॉगली ने कहा था कि डुअल बिहेवियर है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। ठीक है, ये जो वेव हमने पढ़ी इसमें जैसे ये वेव होती है तो ये कहता है इसमें एक क्रेस्ट होता है, इतना तो पढ़ा है ना आपने, क्रेस्ट एंड ट्रफ तो पता है ना छोटी क्लास में। तो दो क्रेस्ट्स के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ, लैम्डा, वेव लेंथ। ठीक है, तो ये क्या था कि जो वेव लेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है, जिन्होंने लैम्डा बोला वेव लेंथ को, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v is velocity of electron, right? I'm writing it here. होप आपने पढ़ा होगा, ये लैम्डा है वेवलेंथ, ज्यादातर ये नैनोमीटर्स में दी जाती है, पिकोमीटर वगैरह में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, जनरली नैनोमीटर्स में देते हैं। एंड h is प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है 6.626 into 10⁻⁻34 ठीक है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है। इन्होंने क्या बोला कि देखो लैम्डा वेव का है, मास और वेलोसिटी पार्टिकल की है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इसकी डेरिवेशन वगैरह तो नहीं है आपको, मगर ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन की इक्वेशन, और E इज इक्वल टू h न्यू, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन दोनों को मिला के डिराइव की गई है। बट यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला, आपको इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। तो इन्होंने दोनों को रिलेट कर दिया अपने फॉर्मूला से, पार्टिकल और वेव नेचर की दोनों होते हैं। बोहर ने सिर्फ पार्टिकल की बात की। और दूसरा है हिगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, ये बोलता है, बोहर ने, मैंने आपको बताया हर चीज फिक्स्ड बता दी, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड रेडियस, एवरीथिंग। लेकिन हिगनबर्ग अनसर्टेनिटी मतलब उसके नहीं है कि सर्टेन नहीं हो सकते आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। जैसे कि देखो ये कहता है, अभी हम पहले कार की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अब ये जैसे कार जा रही है, बहुत स्पीड से जा रही है, आप उसकी स्पीड तो कैलकुलेट कर रहे हो, मास आपको पता है, वेलोसिटी से आप उसको मल्टीप्लाई करके मोमेंटम निकाल सकते हो जब वो बहुत स्पीड से जा रही है। लेकिन उसकी पोजीशन जो है हर वक्त चेंज हो रही है, हर सेकंड चेंज हो रही है, तो उसकी पोजीशन का पता लगाना मुश्किल होता है एक्यूरेटली अगर आपको बताना, क्योंकि वो बहुत स्पीड से जा रही है। लेकिन सोचो कार तो क्या ज्यादा से ज्यादा 200-300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कैलकुलेट करते हो आप उसकी स्पीड जो है, तो उसके हिसाब से तो फिर भी आप कैलकुलेट करो, क्योंकि कार एक बहुत बड़ी चीज है। एक माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन की जिसकी आप बात करोगे, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में जब इतनी स्पीड से वो जा रहा है, तो आप उसकी पोजीशन कैसे पूरे अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, तो हिगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक चीज की
अगर आप उसका मोमेंटम या उसकी स्पीड को एक्यूरेटली बता पा रहे हो तो आप उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली नहीं बता पाओगे। ठीक है, अब ये कार या ये पार्टिकल अगर रुक गया तो ऑब्वियसली रुके हुए की आप पोजीशन बता सकते हो, लेकिन उसके पास इस वक्त तो मोमेंटम ही नहीं है। तो कहता है साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को एक्यूरेटली बताना इज नॉट पॉसिबल। साइमल्टेनियसली एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोमेंटम और उसकी पोजीशन को सर्टेनिटी से बताना, पूरे एक्यूरेटली बताना इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने ये मैथमेटिकली प्रूव किया। एक फॉर्मूला देखे, डेल्टा एक्स into delta p is greater than h upon 4 pi. This is Heisenberg uncertainty principle का formula, where delta x is uncertainty in position. ठीक है, डेल्टा मीन्स वो सर्टेन नहीं है, वो थोड़ा बहुत चेंज चलेगा, एक्यूरेटली आप नहीं बता पाओगे। uncertainty in momentum. ठीक है, h is Planck's constant and 4 pi कांस्टेंट है, 22.7 pi हो गया और 4 ही हुआ। और ये जो डेल्टा p है, दिस कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी। डेल्टा p इज मास इनटू वेलोसिटी। तो दिस इज Heisenberg uncertainty principle and he states कि आप simultaneously एक ही टाइम पे इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल कर दिया। पर ये दो फॉर्मूला, ये दो कॉन्सेप्ट, ये दो साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे कि बोहर का मॉडल मॉडिफाई हुआ। अभी जो करंटली मॉडल चल रहा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसमें क्या अलग है, मैंने कहा रदरफोर्ड की डिस्कवरी वाज द ग्रेटेस्ट न्यूक्लियस सेंटर में है, वो रदरफोर्ड ने भी बोला, वो बोहर ने भी बोला, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी यही कहता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है। लेकिन बोहर ने फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स उनको बोलते थे, शेल्स जिनको हम बोलते, फिक्स्ड दिया था। हम पक्का पूरे अच्छे से सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते थे कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलता है ठीक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम चांसेस है कि वो न्यूक्लियस के पास, लेकिन वो दूर भी हो सकते हैं, कोई फिक्स्ड जगह नहीं है उसके होने की। लेकिन हाँ, ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है कि देखो इधर जैसे ऑलमोस्ट ज्यादा है, थोड़े बहुत बाहर होने के भी चांसेस हैं उसके, लेकिन जहां पर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को पाने की, उस रीजन को हम ऑर्बिटल बोल देते हैं। ठीक है, आई रिपीट, इसने कहा सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई फिक्स्ड शेल नहीं, ज्यादा चांसेस हैं कि न्यूक्लियस के पास पास इलेक्ट्रॉन्स हों, मगर वो कितने दूर भी हो सकते हैं। और जिस रीजन में ऑलमोस्ट 90% प्रोबेबिलिटी है इन इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की, दैट रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ये 3D स्पेस, स्फीयर है ना, सर्कल नहीं, स्फीयर, स्फेरिकल बोलते हैं मैटर को, एक बॉल की तरह है वो। ठीक है, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होगा, तो उसके जहां पर वो बॉल पूरा रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसके बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 90% जहां पर है इन इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, नो फिक्स्ड शेल्स, वो वाला कॉन्सेप्ट आउटरूल हो चुका है, फिक्स्ड जगह पर नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स।
कोई फिक्स्ड ऑर्बिट्स नहीं है, कोई स्टेशनरी स्टेट्स नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो इन्होंने तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया। जिन साइंटिस्ट ने स्टडी किया उनका नाम था स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन्होंने बनाई। तीनों डायमेंशन में इन इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन थी जो उनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की गई थी। एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये सिंबलाइज किया गया साई स्क्वायर से। साई वेव फंक्शन, वेव मैंने कहा था वेव की तरह ये ट्रेवल करता है, तो साई होता है वेव फंक्शन, ठीक है। उसकी मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन किस क्या पाथ कैसे मूव कर रहा है, उसका पाथ क्या है मूव करते हुए, वो वेव फंक्शन साई होता है। और साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी आपको बताता है कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आपका जो लेटेस्ट एटम की पिक्चर आपके माइंड में आनी चाहिए, नो फिक्स्ड बाउंड्री। आई वुड लाइक टू क्लियर दिस बिकॉज उसने कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं दी। उन्होंने बस ये बोला कि देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बस मैक्सिमम चांसेस है नियर न्यूक्लियस हो, ठीक है, और वो कितने भी दूर हो सकते हैं। वो हम अलग से बस अपने उसके लिए जजमेंट के लिए थोड़ा सा ऐसे बाउंड्री बना रहे, पर जैसे बोहर में बनाते थे वैसे नहीं बनती है, फिक्स्ड शेल्स या फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो बात थी क्वांटम नंबर्स की, जिसमें से आपको क्वेश्चन आना, ये तो सारा अभी था कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, इस मॉडल तक हम कैसे पहुंचे। अब क्वेश्चन आता है आपको क्वांटम नंबर्स पे। क्वांटम नंबर्स क्या है कि आपको बताना है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। लाइक अभी तो हमने कोई शेल्स वगैरह कुछ नहीं बताई, रफली बोहर का ही है, लेकिन बोहर की तरह फिक्स्ड एनर्जीज वाला चीज नहीं है। अब अगर आप उसको इमेजिन करो, क्योंकि ऐसे तो करना मुश्किल है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ठीक है, जो पहले फर्स्ट शेल थी उस शेल में आगे हम सब शेल पढ़ेंगे। मैंने जैसे कहा था कि कंप्लीट एड्रेस देना है, तो हम पढ़ेंगे कि शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। टोटल 118 एलिमेंट्स जो हमने पढ़े उसमें वो उनको हम 7 शेल्स में फिल कर सकते हैं, ठीक है। शेल्स के आगे सब जो नाम है SEBF, ये सब शेल्स, ठीक है। सब शेल्स में फर्दर ऑर्बिटल्स हैं। S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब S में होंगे 2, P में होंगे 6, T में होंगे 10 और F में होंगे 14 electrons. I would like you to make this. It will be easier for you to understand later. Quantum mechanical model के अंदर इसको ड्रॉ करो, पहले इसको आराम से धीरे धीरे समझेंगे। This is the most important part of the chapter and new to you people. Write it down.
बनाइए बेटा। अब मैं आपको इसको हम रिप्रेजेंट करें शेल्स और सब शेल को, तो आप इसको कैसे वो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट शेल है, जो फर्स्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होती है, ठीक है। जैसे वन, उसमें सिर्फ एक सब शेल होगी एस। सेकेंड शेल विल हैव, थर्ड शेल विल हैव 3 सब शेल्स। मेरी आवाज इको कर रही है, जिनको इको कर रही है वो बंद कर दो चाहे अपना। फोर पी, 4D, 4F। फिफ्थ शेल में 5। देखिए अभी तक इतने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं कि हम सारी सब शेल्स को फिल कर सकें। 6G और 6H भी हो सकता है। अगेन इतने अभी डिस्कवर नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन सब शेल्स। और 7th में बट कितने एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए। मतलब आपको बस ये याद रखना है, जितनी शेल्स हैं सब शेल्स। फर्स्ट शेल में 3D, देन 3D, फिर फोर्थ शेल में 4S, 4P, 4D, 4F, देन फिफ्थ शेल में 5S, 5G, 5D, 5F, सिक्स्थ शेल में 6S, P, D, F, और सेवेंथ शेल में 7S, P, D और F। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो पूरा, आप सर्कल्स बना सकते हो। तो ये शेल्स का, ठीक है, और ऐसे एक शेल में एक सब शेल 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैंने कहा ये एंड वाली मैटर नहीं करती क्योंकि इनको हमने फिल नहीं किया है, सिर्फ हम ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको फिर आगे नेक्स्ट अब हमें ये जो भी उनको हम क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो क्वांटम नंबर्स 4 हैं। 1s प्रिंसिपल क्वांटम, सेकंड इज azimuthal quantum, third is magnetic quantum number,
and fourth is spin quantum number. इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. पहले ये लिखो फिर आगे बताते इसको एक टेबुलर फॉर्म ताकि हमारे याद करना आसान रहे, जो चीजें फिट कर पाए, लाइक प्रिंसिपल azimuthal quantum मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से या ml से, स्पिन क्वांटम नंबर को s से या ms से या ml. Now this principal quantum number tells you about shell, tells you about subshell, this tells you about orbital, and this tells you about spin. तो अगर शेल की बात करें 1 to 7 सब शेल SPDF सबशेल के S में 1, D में 5, F में 7 and spins possible. Right? जो periodic table में आप देखते हो n की वैल्यू 1 to 7 periods या 7 shells, ठीक है. periodic table क्वांटम नंबर की इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है. फिक्स्ड वैल्यू है, L is 0 for S, ये आपको लर्न करना पड़ता है, तो लिख लो 1 for P, 2 for D and 3 for F. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इसका फॉर्मूला रहता है -L2 + L, ठीक है. पर अभी फॉर्मूला आप नेक्स्ट उसमें करना. अभी आपको ये याद रखना है कि S में एक ऑर्बिटल है, P में 3 का सेट होता है, D में 5 का सेट होता है और F में 7 का सेट, ठीक है. ये ऑर्बिटल्स का नंबर फिक्स्ड है. और स्पिन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक की स्पिन होती है +½ और एक की स्पिन होती है -½ ये इलेक्ट्रॉन एक सीधा और एक उल्टा ऐसे रिप्रेजेंट करते, और पूरा जैसे इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, लेकिन अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन तो एरो बनाते हैं, हाफ स्पिन रिप्रेजेंट, ठीक है. जो भी आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते. ये लिख लो.
क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये भी तो आपसे हो जाएंगे, आपको करना क्वांटम नंबर्स के बाकी जो बचेंगे तो मैं अपनी क्लास में करवाऊंगा। अभी तक का जो भी टॉपिक आज हमने कवर किया उसमें से कोई भी डाउट है? Any questions बेटा? कुछ भी पूछना है आपने यहाँ तक? बहुत इंटेलिजेंट हो सब। एक बार देख लो हमने कितना क्या क्या कर लिया। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने सारे मॉडल्स किए, हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की दो जो रीजंस थे जिसकी वजह से ये बना वो किया, हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को वो किया, फिर शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कैसे दिखते हैं, शेल्स में ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देन 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं और वो क्या क्या बताते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर पढ़ा था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव्स को कैसे वो करने कैसे अनस्टेबल है, ठीक है, कैसे एलिमेंट्स कितने 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस पता होनी चाहिए के बारे में, ठीक है। तो इनमें से कोई भी डाउट होगा अपने क्लास में पूछ सकते हो। आपको जो असाइनमेंट मिलेगी उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नहीं होगा हेल्प।